नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का जो है कि 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये 11वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को कालीन नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को कालीन नगरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। भदोही जो जिला है आपका कालीन के लिए काफ़ी फेमस है। और प्रश्न नंबर 2 है उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों औरैया जिले में प्लास्टिक सिटी की स्थापना की गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, वो है गीडा GIDA का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों जो गीडा का पूर्ण रूप है वो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 4 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाइप फिटिंग का काम सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों यूपी के प्रयागराज जिले में जो है कि पाइप फिटिंग का काम होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बरेली जिला आपका सुरमा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। और प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपर फास्फेट उर्वरक का कारखाना है। दोस्तों मगरवाड़ा, उन्नाव और प्रयागराज जिले में आपका सुपर फास्फेट उर्वरक का कारखाना है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 7 है उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई। तो दोस्तों 1974 ईस्वी में यूपी में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नक्काशीदार लकड़ी का काम विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यूपी के सहारनपुर जिले में नक्काशीदार लकड़ी का काम विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो इससे भी आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, हथकरघा उद्योग में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों जो हथकरघा उद्योग है उसमें यूपी का दूसरा नंबर है दोस्तों, ठीक है। यूपी भारत में दूसरे नंबर पर है हथकरघा उद्योग में। और प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों यूपी के आगरा जिले में लेदर पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग का संबंध आपका बिहार राज्य से है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 12 है मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास किस राज्य में हुआ था। दोस्तों केरल राज्य में आपका मोहिनी अट्टम का विकास हुआ था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 है तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर जिसे किसने किसने बनवाया था। तो दोस्तों राजराजा चोल प्रथम ने तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो दोस्तों भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी की जो है कि रथ यात्रा निकाली जाती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 है लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों सिक्किम राज्य में आपका लोसांग त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 है यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो यक्षगान है वो आपका कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे। तो दोस्तों जो भीमसेन जोशी जी थे वो आपका किराना घराने से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 19 है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों ओणम आपका केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 है खजुराहो के मंदिर उत्तर प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो खजुराहो का मंदिर है वो आपका यूपी के सॉरी दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। यूपी का जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पर स्थित है खजुराहो का मंदिर। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू हुआ। तो दोस्तों 1962 ईस्वी से जो है कि शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए। तो दोस्तों कुल सीटों का 1/10 या फिर लगभग 55 सीटें होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए 55 सीटें होनी चाहिए या फिर कुल सीटों का 1/10। और प्रश्न नंबर 54 दोस्तों, धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है। दोस्तों जो धन विधेयक है आपका वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम आम चुनाव है वो 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यही संसद के 3 अंग है दोस्तों, ठीक है। इन्हीं से मिलकर के संसद बनता है। और प्रश्न नंबर 27 है
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वो आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक राष्ट्रपति शासन हो गया, एक आपातकाल हो गया, एक वित्तीय आपातकाल हो गया। तीनों का अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा, तीनों में से क्या पता कोई पूछ दे, अच्छा क्वेश्चन है ये। और प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 32 है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 33 दोस्तों, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों अमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 है, रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर के यंत्र के उपयोग से रक्तचाप को मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 दोस्तों, दूध का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? दोस्तों स्टेथोस्कोप से डॉक्टर हृदय की धड़कन को सुनते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 38 है, वायुमंडल में बादलों की गति मापने वाला यंत्र क्या है? तो दोस्तों नेफोस्कोप से वायुमंडल में बादलों की गति को मापा जाता है। ये भी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रश्न नंबर 39 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों विद्युत मोटर आपका जो है कि यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और यदि पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो आपको जनरेटर बताना है, ठीक है, जिसे हिंदी में जनित्र कहते हैं। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, डायनेमो का क्या कार्य है? देखिए अब आ गया यहीं पर, डायनेमो का कार्य दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया उसका अपोजिट। तो यहाँ पर देखिए या तो डायनेमो दे देगा या फिर जनित्र दे देगा, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर मार के आना है। और प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, भारत में सोने की खान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक के कोलार में आपका मुख्य रूप से सोने की खान स्थित है दोस्तों, ठीक है। जो KGF मूवी है कोलार गोल्ड फील्ड, ये वही वाला कोलार है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, विश्व में अभ्रक रहेगा दोस्तों, यहाँ पर गलती से हो गया है, अभ्रक रहेगा, ठीक है। तो अभ्रक या फिर माइका इंग्लिश में कहते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभ्रक रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभ्रक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 43 है, जादूगोड़ा झारखंड की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों जो झारखंड की जादूगोड़ा खदानें हैं वो आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 44 है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका डिगबोई असम में स्थित है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जैसे कि सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो कपास को, ठीक है। अब पूछ ले काला सोना किसको कहा जाता है? तो कोयले को। अब पूछे हरा सोना किसको कहा जाता है? तो बांस को, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन जाता है कभी कभी एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 46 है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से होता है? दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों कांगो नदी आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है, जो कि ऐसे है, ठीक है। तो इसको 2 बार पार करती है। और प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार किस देश में है? तो दोस्तों भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है, पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का ये पन्ना है ये आपका हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो आपका झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो क्रांति है देख लेना है आप लोगों को, कई क्रांतियाँ हैं, जैसे कि हरित क्रांति हो गया कृषि से, और गोल क्रांति हो गया टमाटर से। तो ऐसे और भी क्रांतियाँ हैं, आप लोगों को देख लेना है, क्रांति से भी क्वेश्चन बनता है। और प्रश्न नंबर 51 दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना
अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों होमगार्ड एक्ट 1963 अधिनियम के तहत जो है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोगों को याद रखना है 1963। और प्रश्न नंबर 52 है, होमगार्ड स्वयंसेवक की वर्दी में कंधे के बैच पर क्या लिखा होता है? तो दोस्तों जो यूपी होमगार्ड के कंधे के बैच पर आपका यूपीएसजी लिखा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 53 है, किसी सार्वजनिक स्थान पर लावारिस वस्तु दिखने पर होमगार्ड का पहला कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों जो होमगार्ड का पहला कर्तव्य है वो है घेरा बनाकर पुलिस और बम निरोधक दस्ते को सूचित करना दोस्तों, ठीक है। तो ये उनका पहला कर्तव्य है। और आसपास के अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं तो उसको खाली भी करवाना, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 54 है, पुलिस विभाग में एसएचओ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो एसएचओ का पूरा नाम होता है वो होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, क्या होमगार्ड को यात्रा भत्ता टीए मिलता है जिसे ट्रेवल अलाउंस कहते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, सरकारी आदेशानुसार विशेष ड्यूटी पर मिलता है। यदि कोई विशेष ड्यूटी लग गई है होमगार्ड की तो वहाँ पर होमगार्ड को ट्रैफिक अलाउंस मिलता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है, होमगार्ड की ट्रेनिंग के दौरान किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? तो दोस्तों जो होमगार्ड की ट्रेनिंग होती है उसके दौरान अनुशासन और ड्रिल पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को कॉल आउट ड्यूटी पर बुलाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों ये अधिकार आपका जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या कमांडेंट के पास होता है, ठीक है। जो होमगार्ड कमांडेंट होते हैं उनके पास। और प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो आईपीसी का पूर्ण रूप है वो है इंडियन पिनल कोड दोस्तों, ठीक है, भारतीय दंड संहिता। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जो यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का मुख्य कार्य है वो है महिलाओं की सुरक्षा और छेड़छाड़ रोकना दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 60 है, होमगार्ड का पद नियमित सरकारी कर्मचारी से अलग क्यों है? तो दोस्तों क्योंकि यह एक स्वयंसेवी संस्था है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक नियमित सरकारी कर्मचारी से अलग है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 61 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 24 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इसे शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण देना नाबार्ड का मुख्य कार्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है, भारत का सबसे बड़ा टैक्स स्रोत क्या है? तो दोस्तों जीएसटी जो है भारत का सबसे बड़ा टैक्स स्रोत है दोस्तों, ठीक है। जीएसटी से ही सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार कलेक्ट करती है। और प्रश्न नंबर 65 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो नीली क्रांति का संबंध है वो आपका मछली उत्पादन से है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक चाणक्य थे, ठीक है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 67 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों पाणिनि जी आपका अष्टाध्यायी के लेखक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, हर्षचरित किसने लिखी थी? दोस्तों बाणभट्ट जी ने हर्षचरित की रचना की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? दोस्तों खुशवंत सिंह जी ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, कंप्यूटर में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों Ctrl+Z है, ठीक है, कंप्यूटर में अंडू करने की शॉर्टकट की। और प्रश्न नंबर 72 है, बिना तार के इंटरनेट चलाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वाईफाई को बिना तार के इंटरनेट चलाने वाली तकनीक कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 है दोस्तों, कंप्यूटर का फिजिकल भाग जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 74 है, गूगल क्या है? तो दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। और यदि यहीं पर पूछ ले कि गूगल क्रोम क्या है, दोस्तों गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गूगल सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। और प्रश्न नंबर 75 है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जाती हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप लोग उसे पुनः रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइकल बिन से। और प्रश्न नंबर 76 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो कि 29 अगस्त को पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 77 है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 78 है दोस्तों, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में आपका स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यदि पूछ ले दोस्तों कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो दोस्तों लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहा जाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 81 है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों वृक्क में आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन। और प्रश्न नंबर 82 दोस्तों, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो आगा खां कप है वो आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 83 दोस्तों, भारत के किस राज्य में नंदा देवी पर्वत स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड में आपका नंदा देवी पर्वत स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह आपका सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और इससे देखिए शुक्र ग्रह से एक और प्रश्न बनता है कि यदि पूछ ले एग्जाम में कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, विजय स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपका विजय स्तूप स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी? तो दोस्तों सुचिता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और वो भी उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 88 दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जी विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 है, हीरा रासायनिक रूप से क्या है? तो दोस्तों जो हीरा है वो रासायनिक रूप से शुद्ध कार्बन है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों दुग्ध आपूर्ति से आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है दोस्तों, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों। और प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों मांस और टमाटर उत्पादन से आपका लाल क्रांति का संबंध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? दोस्तों यूपी के मथुरा में आपका तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोलकाता में आपका ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 99 है, सत्यमेव जयते भारत का क्या है? दोस्तों जो सत्यमेव जयते है वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को किस विभाग के अंतर्गत रखा जाता है? दोस्तों होमगार्ड स्वयंसेवकों को गृह विभाग के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का 11वां यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड के फॉर्म को भरा है दोस्तों, तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। और ठीक है दोस्तों, बाकी कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भरे प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों, ठीक है। तो अभी आज्ञा दीजिए, धन्यवाद दोस्तों।